Hello everyone, welcome to IT class. This is Unit 4 Web Application and Security. So let's learn this. Let's start with the session 1 working with the accessibility and option. Alright, so let's begin our session, and this is a web application and security, and in that we are going to learn working with the accessibility option. So as you can see, uh, working with accessibility option. Before going into that, what is accessibility option? Relevant knowledge. Let's see. Computer accessibility refers to user friendliness of a computer system for all. यहाँ पे बताया गया है कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक्सेसिबल रहे, यूज़र फ्रेंडली रहे, ये कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल. ऑल का मतलब क्या है? रिगार्डलेस देयर डिसेबिलिटी, रिगार्डलेस देयर डिसेबिलिटी, डिसेबल लोगों के लिए भी ये एक्सेसिबल रहे, इसके लिए ये हम ये चैप्टर में सारे ऑप्शंस को कवर अप करेंगे. दिस इज मेनली a software issue. However, when a combination of hardware and software, it enable person with a disability or impaired element to use computer. It is known as a assistive technology. In this session, you will learn about this basic accessibility options about your computer. So यहाँ पे बताया गया है कि हम कैसे कंप्यूटर को डिसेबल लोगों को भी अच्छी तरीके से चला सके वैसे ऑप्शंस ऑन कर सकते हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ implement that impact computer users. In that, cognitive impairment, learning disabilities such as dyslexia, attention deficit, hyperactive disorder, or autism. Visual impairment also, such as a low vision, complete or partial blindness, color blindness. हमने ये क्लास में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि कैसे लो विज़न या फिर ब्लाइंडलेस लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. हमने एटीएम के बारे में बहुत बार समझा है, हमने मोबाइल के बटन्स के ऊपर, कीपैड वाले फ़ोन के ऊपर आने वाले डॉट्स के बारे में समझा है, कीबोर्ड में भी दो बटन्स होते हैं जिसके ऊपर डॉट्स होते हैं, उसके बारे में भी समझा है. नेक्स्ट है हियरिंग इम्प्रूवमेंट, इंक्लूड डेफिनेस. जो लोग सुनने में थोड़ी दिक्कत है जिनको, उनके लिए भी क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आप आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते हैं. मोटर या डेक्स्ट्री इम्पायरमेंट सच एज ए पैरालिसिस, cerebral palsy और कार्पल टनल सिंड्रोम्स, ये सारी चीज़ों को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं या फिर उन लोगों को कैसे ये कंप्यूटर एक्सेसिबल कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू गो इन अ लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. तो क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? For that, let's go in a start button, control panel, and in that accessibility option, आप जैसे ही ये ऑन करते हैं you will notice this kind of a screen. ये जो स्क्रीन है फिगर 1 वैसा कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा. वेरी फर्स्ट इज अ sticky keys. Sticky key is accessibility feature to help computer user with a physical disability, but it is also used by other as a mean of reduce repetitive strain. ये रिपीटिव स्ट्रेन को कम करेगा. स्टिकी की अलो यूजर टू प्रेस एंड रिलीज मॉडिफायर की सच एज शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर और विंडोज की, एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल एनी अदर की इज प्रेस. हम जब नॉर्मल लोग जब की को प्रेस करते हैं तो बहुत सारी कीज़ कॉम्बिनेशन के साथ चलती है, जैसे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्टर हो गया. बट उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है बार बार एक्सेसिबल करने के लिए. तो एक बार अगर हमने वो प्रेस की है वो तब तक एक्टिव रहेगी. इट रिमेन एक्टिव अनटिल एनी अदर की इज़ प्रेस. वो तब तक एक्टिव रहेगी जब तक दूसरी की एक्टिव प्रेस नहीं की जाती. टू इनेबल स्टिकी की, सिलेक्ट यूज स्टिकी कीज, क्लिक अप्लाई, क्लिक ओके. जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको वो अप्लाई करना है. आफ्टर हैविंग इनेबल स्टिकी कीज यू विल नाउ प्रैक्टिस एंड सी इफेक्ट्स. अब आप देखोगे कि कैसे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. और तो नोटपैड में जाइए, क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसिबिलिटी नोटपैड, फिर वहाँ पे कंट्रोल प्लेस कीजिए और press letter A on keyboard. Notice that entire text gets selected. This action is equivalent to pressing Ctrl A.
तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप एक्सेसिबिलिटी कीज़ को एक्टिव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ें हैं वो विंडोज़ 7 के ऊपर ज़्यादा चलती है, सो आई एम नॉट एबल टू शो यू ऑन माई कंप्यूटर. Second is a filter key. So filter key is a feature of Microsoft Windows. It is accessible function that tell the keyboard to ignore brief और रिपीटिव की स्ट्रोक. कई बार क्या होता है कि जो लोग थोड़े डिसेबल होते हैं उनसे वो गलती से बहुत सारी कीज़ बार बार दब जाती है. तो वैसी कुछ मिस्टेक्स हो जो रिपीटिव कीज़ को प्रेस कर दे गलती से, उसको वो लोग फिल्टर कर देते हैं. राइट, ओके. सो मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्रिमर. टू इनेबल फिल्टर की यहाँ पे ऑप्शन है अगेन कि आपको कहाँ पे जाना है, क्लिक सेटिंग अंदर फिल्टर कीज एंड इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक. तो आप बार बार अगर रिपीटेड की स्ट्रोक वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इग्नोर किया जाएगा. नाउ वो जैसे ही एक्टिव होते हैं यू कैन सी दिस फिगर 3, वैसा कुछ आपको मिल जाएगा. ठीक है. Next is toggle key. We are not going to practically see that things because it is available in a previous version of Windows, but it is in our theory part, so we are going to learn that things. Next is toggle key. But main thing is that we have to understand that concept, right? Okay, and we have to remember those कि भाई ये किस चीज़ के लिए है. For example, toggle key is also one of the features of Microsoft Windows. It is accessibility function which is designed for people who have vision impairment और कंजिटेटिव डिसेबिलिटीज़. मतलब कि जो लोग थोड़े देखने में मुश्किल है, जिनको देखने में मुश्किलें आती है, उन लोगों के लिए है. When toggle key is turned on, computer emits sound cues when the locking keys. मतलब कि जब थोड़ा देखने में जिनको दिक्कत है वो जब कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे कुछ की, जैसे कि कैप्स लॉक हो गया, नम्स लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, तो टोगल की क्या करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जिनसे उन लोगों को कुछ क्यू मिल सके. ठीक है. तो ये टोगल की का एक फीचर है. अ हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन की आर स्विच ऑन एंड लो साउंड इज एमिटेड व्हेन दे आर स्विच ऑफ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बेटा याद रखना है दैट व्हेन यू गॉट द हाई साउंड एंड व्हेन यू गॉट द लो साउंड, कि टोगल की जब ऑन होती है देन एट दैट मोमेंट यू आर गेटिंग अ लाउडर साउंड एंड थोड़ा लो साउंड आता है तब वो टोगल की क्या होती है, टर्न ऑफ होती है. टोगल की इज टर्न ऑन, कंप्यूटर एमिट साउंड क्यू व्हेन लॉकिंग कीज आर प्रेस. अ हाई साउंड एमिटेड, जो हमने अभी समझा. इन टू इनेबल टोगल कीज चेक use toggle key, click setting under toggle keys and click applied. ये एक ही एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर ही सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. आपको कौन कौन सी टोगल की ऑन करती हैं दैट यू कैन सी. नाउ नेक्स्ट इज साउंड टैब. सिलेक्ट एनी साउंड टैब, विंडो, ऑप्शन कन्फिगर, और वहाँ पे आपको साउंड सिलेक्ट करना होता है. नाउ साउंड सेंट्री. इट डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र विथ auditory impairment. Sound sensitivity general visual warning such as a blinking title और flashing border. देखो हमने आगे बात की जिन लोगों को देखने में दिक्कत है. नाउ लेट्स सी कि भाई जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए क्या है. तो ये क्या करेगा, साउंड सैनिटरी उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो क्या करेंगे, जैसे ही कुछ आता है वो विजुअल वार्निंग देंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल वार्निंग, सच एज अ ब्लिंकिंग टाइटल बार. क्या करेगा ये, कैसे यूज़र को समझाएगा, टाइटल बार ब्लिंक होगा. ठीक है. सो फ्लैशिंग बॉर्डर, वेन एवर द कंप्यूटर जनरेट अ साउंड, इट इनेबल साउंड सैनिटरी. चेक यूज साउंड सैनिटरी अंडर साउंड टैब, वही सेम ऑप्शन के अंदर ही अवेलेबल ये भी रहेगा. ठीक है. सो साउंड इंस्ट्रक्ट एप्लीकेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड. ये एक तरह का ऑप्शन है कि आपका जो भी ऑप्शंस वहाँ पे आ रहा है वो सारा इंस्ट्रक्शन किस में कन्वे होगा, इन अ फॉर्म ऑफ साउंड. इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शन एंड इंफॉर्मेटिव आइकन. तो भाई जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए भी वहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है. ठीक है. और कैसे इनेबल करेंगे, वही एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. डिस्प्ले टैब, टू सिलेक्ट डिस्प्ले टैब, विंडोज़ विथ ऑप्शन कन्फिग्रेशन,
कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर डिस्प्ले इज डिस्प्लेड। देखो यहाँ पे ब्लिंकिंग रेट, विथ, ये सब आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सेस मीन्स व्हाट? हाई कॉन्ट्रास्ट इज एक्सेसिबिलिटी फीचर टू assist people with high vision impairment, right? Okay. Next is cursor option. Now what do you mean by cursor option? कर्सर ऑप्शन आप सबने जब आप लोअर स्टैंडर्ड में थे तब आपको सर ने सिखाया था कि कर्सर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इन द सेम वे कर्सर ऑप्शन इज ऑल्सो एक्सेसिबल फीचर दैट असिस्ट पीपल विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, अब ये कैसे? टू चेंज द स्पीड ऑफ कर्सर ब्लिंक, मूवी द ब्लिंक रेट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। टू चेंज विथ ऑफ कर्सर, आप कर्सर की विथ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज माउस टैब। माउस टैब और माउस की इज एक्सेसिबल फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग माउस। अब देखो हमने अलग अलग तरह के लोगों की डिसेबिलिटी के बारे में बात की है, जिसमें सुनने में थोड़ी दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, तो वैसे लोगों के जैसे ही किसी को माउस ऑपरेट करने में दिक्कत हो सकती है। सो वो कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं? सो माउस की इज एक्सेसिबल फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। दिस ऑप्शन यूज द कीबोर्ड। जब माउस एक्सेस नहीं कर सकते तो उनके लिए कीबोर्ड पे कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस रह जाते हैं। जब आपने देखा होगा नम पैड या फिर कीबोर्ड जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, उस नंबर्स के ऊपर कुछ एरो बने होते हैं। विथ दैट यू कैन मूव योर कर्सर। ठीक है, तो ये वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यूज़ नंबर पैड की फॉर मूविंग माउस पॉइंटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग माउस आफ्टर इनेबलिंग। ठीक है, सो 4 इज़ टू मूव लेफ्ट, 6 राइट, 2 to move down, and 8 to move up. Now next is general tab. Now what is that general tab? General tab enable you to configure accessibility option for all user. ये सब लोगों के लिए ऑन कर देता है। इसके अंदर फीचर क्या है? तो कि भाई थोड़े बहुत जो डिसेबल नहीं है या है उनके लिए भी अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीरियल की। प्लीज़ ये याद रखना, ये लास्ट टू लास्ट ईयर और दो सालों में पूछा गया क्वेश्चन इसमें से था। नाउ सीरियल की इज एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हैव डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड और अ माउस। ये दोनों जब किसी को दिक्कत है, ठीक है, आगे हमने कीबोर्ड पे भी देखा, माउस पे भी देखा, पर अगर किसी को दोनों में दिक्कत है देन दे कैन यूज दिस सीरियल की। They can use special device such as CPAP, puff or breath switches to provide input to the computer. अगर कभी कोई वीडियो में आपने देखा हो कि कोई लोग कंप्यूटर यूज़ करने के लिए स्पेशल तरह की डिवाइस यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ दिस वन। ठीक है, हियर यू कैन स्टिकी कीज एंड साउंड सैनिटरी ऑप्शंस, ये सारे चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। सो इन दिस सेशन दिस दैट इज़ ओनली। Now let's see, we will see a second session. All right, now session 2, that is a network fundamental. ये नेटवर्क ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं बेटा, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा उसको थोड़ा डीप में देखने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? एंड वेरी फर्स्ट इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर मतलब कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर। पीयर मतलब कोई पॉइंट एक कंप्यूटर का, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सिंगल लाइन में या सिंगल केबल से जुड़ता है, सिंगल नेटवर्क से जुड़ता है, सो दैट इज कॉल्ड अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क. Next is client server architecture. Network in which certain computers have special dedicated tasks providing service to other computers are called client server network. हमने ऑलरेडी देखा है यूट्यूब और गूगल और फेसबुक के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए हैं कि सर्वर मतलब जहाँ से डेटा आता है और क्लाइंट मतलब हमारा कंप्यूटर, तो दैट इज कॉल्ड अ सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विस आर कॉल्ड सर्वर and other that is using that services is called client, right? तो ये थोड़ा याद रखना है, what is a server and what is a client. Now next is type of network. So there are, it is also we had learned
कि लैन और वैन आता है। अगर आप इसको और अंदर डिफाइन करेंगे तो लैन, मैन, कैन, ये सारे भी बनते जा रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमें दो सीखने हैं, दैट इज़ अ लैन एंड वैन. So what is the LAN? Local area network is one which connect computers and devices in a limited geographical area such as a home, school, computer laboratory, office building or closely positioned group of building. तो यहाँ पे LAN की डेफिनेशन ये करी गई है, राइट। एक पैन भी आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम वाईफाई हॉटस्पॉट से क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वन काइंड ऑफ नेटवर्क, बट हियर दे गिवन टू ओनली ग्रुप एंड दैट इज अ LAN एंड WAN. तो LAN इज़ अ वेरी लिमिटेड, जहाँ पे लिमिटेड एरिया में जब नेटवर्क बनता है, दैट इज़ कॉल्ड अ LAN. वाइड एरिया नेटवर्क, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है या फिर पूरे स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. सो इंटरनेट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ वैन. देन आप बोल सकते हैं कि ATM नेटवर्क्स, राइट, ओके. सो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ WAN. A wide area network is a which cover broad area. broad area मतलब बहुत सारा, जैसे कि मेट्रोपोलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज, तो वहाँ पे आप WAN को कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इंटरनेट. सो इंटरनेट के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम दैट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स टू सर्व बिलियंस ऑफ यूज़र वर्ल्ड वाइड. ये क्या करता है? बिलियंस ऑफ यूज़र जो वर्ल्ड वाइड है उनको वो सर्व करता है, इंफॉर्मेशन पास करता है, रिसीव करता है, राइट. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. इसको क्या बोला गया है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. एंड कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क. ये क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स, ठीक है. आप इसमें प्राइवेट में देखोगे कि बहुत सारे बैंक के नेटवर्क हो गए, पब्लिक तो कि गवर्नमेंट के, एकेडमिक तो बहुत सारे स्कूल्स, बिजनेस के, गवर्नमेंट के नेटवर्क. ये सब जब जुड़ते हैं तो इट बिकम अ इंटरनेट. Internet is one of the most useful technology of modern time, which help us in our daily personal professional life. Internet is widely used by student, educational institution, scientist, professional. आप बोल सकते हैं कि internet is used by everybody, right? Okay, we can't live without today without a internet. Now next is World Wide Web या WWW या W3 भी बोला जाता है. It is a system of interlink hypertext document accessed via internet. आप जब कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कोई डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट. और वो तभी एक्सेसिबल हो सकता है जब आपने उसको www इनेबल किया हुआ है. विथ अ वेब ब्राउज़र वन कैन व्यू वेब पेज दैट मे कंटेन, देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है मे, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें शायद नहीं हो सकती. तो क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, अदर मल्टीमीडिया, नेविगेशन बिटवीन दैट हाइपरलिंक, और ये सारी चीज़ें. तो एक वेब पेज पे आप क्या देखोगे? कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो नॉर्मली टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, राइट. सो www पे जो वेब पेज होते हैं उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी. Now, information is stored on a web server refers as a web page retrieved by using a web browser, such as a Firefox, Chrome, Edge on a local computer. A web browser is a software used to view websites and act an interface between user and World Wide Web. ये याद रखना है, ये definition है web browser की. So web browser is a software to use view websites and act interface between user and world wide web. ठीक है ना. तो आप हम इंटरनेट किससे एक्सेस करेंगे? ऑब्वियसली ब्राउज़र से ही एक्सेस करेंगे. नाउ डेज वी आर यूजिंग अ मोबाइल ऐप एज वेल, बट इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ ब्राउज़र्स ओनली. ओके, mobile app is also using so many browser techniques. Now next is some of the advantage associated with networking are data sharing, file sharing, हार्डवेयर शेयरिंग. तो डेटा शेयरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ नेटवर्किंग दैट अलो शेयर अ डेटा. आप कहीं एक सिटी में बैठे हो पर दूसरी सिटी में से भी आप आपके डेटा शेयर कर सकते हैं.
फाइल को भी आप वैसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सेंड अ टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, ऑडियो, वीडियो व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। हार्डवेयर शेयरिंग, यस, हार्डवेयर शेयरिंग कंपोनेंट सच एज अ प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। उसके लिए भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स समझे हैं आगे कि एक हमारी स्कूल में ही एग्जांपल है कि एक प्रिंटर के जब स्टाफ रूम में बहुत सारे पीसी हैं तो उसको एक जगह पे एक ही प्रिंटर पे हम शेयर कर सकते हैं। मतलब कि सारे पीसी में से हम प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हैं, तो वो प्रिंटर पे हम प्रिंट ले सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यस, you can purchase a single internet connection and share it amongst other computer network instead of purchasing multiple। हमारी स्कूल में भी हमने एक सिंगल इंटरनेट परचेज किया है और वो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसका सब आप नॉर्मल लैंग्वेज में हॉटस्पॉट से उसका एग्जांपल समझ सकते हैं। यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन सच एज ए वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट मतलब आउटलुक और वो सारे। रिसेंट मॉडर्न डे में हम बोल सकते हैं जीमेल, चैट एप्लीकेशन, तो व्हाट्सअप एंड ऑल दैट, ऑडियो वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा अमोंग द अदर्स। ओके, नेक्स्ट इज़ गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट। तो हम कैसे इंटरनेट का एक्सेस करते हैं। सो हम सबको पता है दैट इज नाउ डेज जियो इज़ मेन प्रोवाइडिंग इंटरनेट। नेक्स्ट इज BSNL, एयरटेल, MTS, Vodafone, Tata Docomo. Tata Docomo is over now. It is not what you can say in present. That company is dismantled. So ISP, what is the full form of ISP? ISP's full form is Internet Service Provider. What is the full form? Internet Service Provider. ये याद रखना है बेटा। It is organization which provide you access to internet via dial-up or a direct hardwire और डायल-अप और वायरलेस कनेक्शन। ये तीन तरीके से इंटरनेट आपको देते हैं। आइदर डायल-अप इज़ डेड नाउ, ये आजकल मिलता नहीं है, बट यू कैन से ब्रॉडबैंड, डायरेक्टली और वायरलेस। ये तीन तरीके हैं। आपको आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको अलग अलग ऑप्शन देंगे कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हियर इज़ वन ऑफ द अनदर ऑप्शन इज़ GTPL। आप GTPL को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉडेम। Now what do you mean by modem? Modem is device that convert digital computer signal in a form of analog signal। हम सबको पता है कि भाई कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल डिवाइस, वो सिर्फ 0-1 को समझता है, बट अ सिग्नल ट्रांसमिट इज इन अ एनालॉग फॉर्म। किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। तो उस एनालॉग सिग्नल्स को आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज डन बाय दिस डिवाइस इज कॉल्ड मॉडेम। जो डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है उसको बोला जाता है मॉडेम। अब ये वर्ड कैसे आया? सो द वर्ड मॉडेम इज डिराइव फ्रॉम फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या है मॉड्यूलेटर? मतलब डिजिटल जो सिग्नल आ रहे हैं उनको एनालॉग में, और डीमॉड्यूलेटर मतलब एनालॉग जो सिग्नल आ रहे हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर। नाउ नेक्स्ट इज type of common internet connectivity, डायल-अप, DLS, केबल एक्सेस, 3G, 4G, अभी तो 5G आ गया है, WiMAX और वाईफाई। ठीक है, तो इसमें वायर है, डायल-अप, DLS, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G वायरलेस, WiMAX वायरलेस, वाईफाई वायरलेस। डायल-अप क्या है? Dial-up is internet access, is a form of internet access that use facilitate to public switch telephone network। ठीक है, to establish connection to a internet service provider। यहाँ पे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम का या टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था। नेक्स्ट इज़ ISP। मॉडर्न डे जो भी आजकल इंटरनेट सर्विसेज आ रही है वो ISP के थ्रू आ रही है, जिसमें मॉडेम का यूज़ किया जाता है। जिसमें किसका यूज़ किया जाता है? मॉडेम का। नेक्स्ट इज़ डायल-अप कनेक्शन। ये एक स्लो और मोस्ट केस में आजकल कहीं पे भी मिलता नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ अ डायल-अप कनेक्शन। ठीक है, एंड DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर अ वायर ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। आपने शायद 4-5 साल पहले
BSNL के नेटवर्क पे इंटरनेट आता हुआ देखा होगा, या अगर आपके फैमिली में कहीं पे, सो दिस दैट टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो आपके टेलीफोन लाइन है उन्हीं को वो उसी पे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। DSL filters remove high frequency interfaces, enable simulation and use telephone and data transmission. केबल इंटरनेट एक्सेस, आजकल के जो इंटरनेट एक्सेस आ रहे हैं वो केबल से थ्रू आ रहे हैं। आपने देखा होगा GTPL प्रोवाइडिंग so many internet services in our area, so that is a कि केबल कनेक्शन के थ्रू भी इंटरनेट सर्विसेज आ रहा है। 3G, next is 3G. 3G in a short it is known as a 3G is a short form, and what is the full form? थर्ड जनरेशन। अभी हम एरा में जी रहे हैं 5G की और 6G की बात कर रहे हैं, बट आवर बुक इज स्टिल हैव अ 3G कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? So 3G or third generation is set of standard used for mobile device and mobile telecommunication services and network. High speed downlink package access is 3G mobile telephone services. Next is WiMAX. WiMAX क्या है कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन का है, वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। WiMAX is a long range system covering many kilometers and typically used where DSL and cable आर एक्सेस आर नॉट अवेलेबल। वाईफाई के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई इज़ अ वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी नाउ डेज दैट केम इन एवरी कंप्यूटर मोबाइल विथ द हेल्प ऑफ यू कैन एक्सेस योर इंटरनेट। नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। नाउ वाइल डेटा ट्रांसफर इन इंटरनेट तो कैसे होता है? सो वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले सो कि डेटा क्या हो जाता है, इट्स हैपन इन अ पीस ऑफ डेटा। मीन्स कि वेब पेज जब आता है तो एक छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है पैकेट। क्या बोला जाता है? पैकेट। और ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अनटिल इट फाइंड द डेस्टिनेशन। वो जब तक उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलता तब तक वो अपने पाथ पे वहाँ पे चलता है। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है कि कहाँ पे ये पैकेट जाना है। ऑल पैकेट में नॉट टेक द सेम रूट। सारे पैकेट सेम रूट से नहीं निकलते बट पहुँचते सेम जगह पे। आप जब कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब ओपन करते हैं, तो यूट्यूब का सर्वर नॉर्मली यूएस में लोकेटेड है, पर डेटा कहीं कहीं घूम के आते हैं। एक वीडियो का डेटा आधा अफ्रीकन रूट से आ सकता है, आधा सैटेलाइट रूट से आ सकता है, आधा अंडर वाटर सी से आ सकता है। सो दैट यू कैन कंसीडर। नेक्स्ट ये वही कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन हम देख सकते हैं ये विंडोज़ एक्सपी के बारे में। सो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट राइट नाउ। ओके, सो in this session that's it. Let's see our next session. All right, now let's start our third session. ये थोड़ा फनी होने वाला है। इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, यू पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट दैट। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है आजकल जैसे हम व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे मैसेज बहुत सारे हम, तो वैसे ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप आप यूज़ करते हैं। इट इज़ द यूज एज सेम। नाउ लेट्स बिगिन। सो उसके क्या क्या फीचर्स हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की? टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन, जैसे हम ग्रुप में भेज रहे हैं। ऑडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस, फाइल ट्रांसफ़र, मैसेज हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, तो वी पीपल नो दैट यू हैव टू क्रिएट योर मैसेज अकाउंट। जैसे व्हाट्सअप अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें साइन अप करना पड़ता है, हमारा मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, एवरीथिंग वी हैव टू गो डू।
पहले के टाइम पे याहू मैसेंजर, विंडोज़ लाइव मैसेंजर चलते थे, ईमेल एड्रेस उसमें डालना पड़ता था। स्काइप इज़ वन ऑफ द ओल्ड सॉफ्टवेयर, आज भी चल रहा है, राइट, ओके। वो थोड़ा ओल्डर वे ऑफ कम्युनिकेशन था। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज क्या क्या है यहाँ पे? तो एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज मतलब कि एक लैन के अंदर या एक छोटे से एरिया में जब आप कोई मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करो तो वो हो सकता है। सेकंड है गूगल टॉक। गूगल टॉक इज़ अ लिटिल बिट ओल्डर नाउ, शायद बंद भी हो चुका है। याहू मैसेंजर इज़ ऑल्सो डेड। स्काइप इज़ देयर, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, रिडीफ बोल, ये सारी चीज़ें अभी भी है, क्या दो तीन बंद हो चुकी है। वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेस यूजिंग ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो उसमें कौन कौन से हैं? मीबू है, याहू मैसेंजर फॉर वेब है, एमएसएन वेब मैसेंजर है, ईमो है। तो आपको अगर इसमें क्रिएट करना है अकाउंट तो आपको क्या चाहिए? एक तो आपका चाहिए मेल। यहाँ पे अगर जीमेल है तो जीमेल के गूगल टॉक पे आप इजीली बात कर सकते हैं, मतलब ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, राइट, ओके। ईमेल एड्रेस बनाने के बाद अब आप उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हो जाता है यू कैन गो इन अ गूगल, स्टार्ट प्रोग्राम गूगल टॉक, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप साइन इन करके उसकी एक्टिविटीज सारी मेजर कर सकते हैं। व्हाट्सएप, यू पीपल आर वेरी वेर अवेयर विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन अ व्हाट्सएप, राइट, ओके। ऑलराइट एवरीवन, सेशन 4 है चैटिंग विद अ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है गूगल टॉक का। इन योर बुक दे हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ टेलीग्राम का, राइट। सो यू पीपल नो हाउ टू चैट विथ योर कॉन्टेक्ट्स। आपको आपके चैट रूम में जाना होता है, ग्रुप में जाना होता है, एंड देन यू कैन सिलेक्ट योर कॉन्टैक्ट एंड यू कैन send a message, you receive a message, you can react a message. Nowadays which giving over here, it is very old kind of मैसेंजर। और यहाँ पे जो सिस्टम थी वो भी बहुत पुरानी थी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड वॉइस मैसेज एंड कॉल है, दैट यू कैन फाइंड आउट राइट नाउ इन अ व्हाट्सएप एज वेल। सो इट इज़ ऑल्सो, व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंस्टेंट मैसेजिंग। चैटिंग इन अ जीमेल यू कैन डू ऑल्सो। आप यहाँ पे जीमेल के अंदर ऐसा कुछ ग्रीन सिग्नल ग्रीन साइन देखते होंगे, दैट यू कैन कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट दैट हु इज़ ऑनलाइन एंड यू कैन चैट विद देम। जैसे हम साइन करते हैं, यू कैन सी ओवर हियर chatting on a Yahoo is also similar. Now next is let's see creating and publishing web pages. Now next हम देखने जा रहे हैं creating and publishing web page or a blog. तो let's see, there are, you can use blog or convey message about event, announcement, news, review, etc. So normally एक question आना चाहिए कि what is a blog? Blog are usually managed using web browser and this require active internet connection. You can also offline use offline blog softwares. So आगे हम देखेंगे कौन कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, कैसे आप ऑफलाइन क्रिएट कर सकते हैं. So there are bundles of free services and here are the examples are wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsome.com and many more. So very first, how can you create any blog? For that you have to go to particular uh, blog website. For example, given over here is a WordPress, and in that you have to sign up or create your account where you have to provide your blog address, username, password, email address and languages. You have to select your address, username, password, email address, whatever you select a language. Now very one interesting point is that whatever you see over here, it's a very old image, and here you can see wordpress.com. Now there is a quite difference between wordpress.com and wordpress.org, right? So you have to find out the difference between wordpress.com and wordpress.org, and you have to tell me in a
your next class. So this is a question for you. Now let's go to our topic, that how can you create. So once you log in, you can see here, write post, write photo, video, post quote, and so you can basically create a web page. In that you gave a title and you can put up your text over here, you can put up your images and everything over here, and then you have to select a publish post. Now this is also quite older thing. Actually ये थोड़ी चेंज हो गई है. If we can see on another, so here, yes, look at that. Here you have to choose a domain, right? Okay, and as you can see, this is the little bit newer. ये भी लेटेस्ट तो नहीं है, बट यू कैन क्रिएट योर ब्लॉग इन अ सर्टन गुड वे. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव टू चूज़ डोमेन, मतलब कि आपकी वेबसाइट का नाम आपको सिलेक्ट करना होता है. आफ्टर दैट यू हैव टू पिक प्लान. अगर आप स्पेशल प्रीमियम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, देन यू हैव टू पे सम अमाउंट टू देम. अगर आप फ्री कर रहे हैं, देन you can create it. After creating such a things, you have to create and publish post. So right button होता है over here on a left hand side, where you can put up your introduction, your text. जो पिछली वाली स्क्रीनशॉट थी उसमें वो पुराने वर्डप्रेस के बारे में बोल रहे थे. इट इज़ अ क्वाइट ओल्डर. ये थोड़ा नया है बट लेटेस्ट नहीं है. इट इज़ ऑल्सो लिटल बिट ओल्डर. जो अभी लेटेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंस है इसमें भी. So now let's see, you people know very well what is a blog and all that things, but some of the blogging tip: use simple theme, don't put subscribe and what me link over again and again, right? Okay, now next is offline blog editor. Now what do you mean by offline blog editor? ये हमने देखे पीछे वाले, that is a online, मतलब you require internet. फॉर दिस ऑल्सो यू कैन रिक्वायर इंटरनेट, बट पहले आप आपके डेस्क पे, पीसी पे, क्लाइंट मशीन पे आप क्रिएट कर लो, उसके बाद उसको पब्लिश करो इंटरनेट के ऊपर. सो ब्लॉक डेस्क इज़ अ वन ऑफ द एग्जाम्पल. विंडोज़ लाइव राइटर, कोमारिया इज़ अ वन ऑफ देम, राइट. ब्लॉक डेस्क इज ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर विच कैन बी फ्रीली डाउनलोड फ्रॉम blockdesk.org. वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. इन दैट यू हैव टू गिव योर एड्रेस एंड आइकन. देन आफ्टर you can see over here, you have to give a title. Same process है, you have to select your text. You can open or you can select your images, video you can put up, और फिर ओके देके वहाँ पे पब्लिश करना होता है. नाउ नेक्स्ट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. यस, दैट ऑल्सो यू पीपल हैव डन. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ बिकॉज यू पीपल नो वेरी वेल दिस थिंग्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. एवरी वन हैज़ डन अ ट्रांजेक्शन ऑन अ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नहीं तो फिर गूगल पे, फ़ोन पे तो यूज़ किया ही है, राइट. लेट्स सी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. So in a online transaction, a transaction done on a online basis. Online transaction include payment mechanism in which the transfer of money take place online over electronic media. Now what are the features of transaction? A user has full control of data. Transaction can be done from almost anywhere. Payment can be made anytime. Transaction is faster. Through deliver can be later. Transaction can convenient and flexible. आप देख सकते हैं बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्टेप इन ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड शॉपिंग. आप कैसे कर सकते हैं? सो दैट इज़ ऑल्सो यू पीपल नो. रजिस्ट्रेशन करना होता है, साइन अप करना होता है. आप अगर आजकल तो ऐप से ही होता है. अगर आपने ऐप भी डाउनलोड की तो वहाँ पे भी आपको साइन अप करना रहेगा. देन यू हैव टू fill up your detail, where you want to deliver your products, right? Okay, so placing orders, registration, checkout and payment. So
in a payment, this all three things you people know very well. So let's discuss deeply in a checkout different option. पे ऑन डिलीवरी, या फिर आप बोल सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी. सो जब प्रोडक्ट घर पे आता है तब आप पेमेंट करते हो. नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांसफ़र. वो उस ऑप्शन में वो आपको क्या करवाएगा, दैट इट विल टेक यू दैट पर्टिकुलर बैंक्स पेमेंट वेब पेज, और वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना रहता है. इन द सेम वे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. देन डिजिटल कैश. डिजिटल कैश मीन्स यू कैन से वॉलेट मनी. जैसे आजकल फ़ोन पे गूगल पे में वॉलेट में जो कैश होते हैं, दैट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल. गिफ्ट कार्ड. गिफ्ट कार्ड तो बहुत सारे उसमें कैशबैक मिलता है. बहुत बार क्या होता है, आपको कुछ कूपन्स मिलते हैं, तो वो गिफ्ट कार्ड में आप कंसिडर कर सकते हैं. यूपीआई. यूपीआई के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं. यू पीपल आर वेरी वेर अवेयर अबाउट यूपीआई, राइट. And here they have given example of ऑनलाइन शॉपिंग. तो देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट खुला हुआ है, साइन अप या साइन इन करना है, राइट. ओके, देन इफ़ यू परचेजिंग अ मास्क यू हैव टू सिलेक्ट, देन यू हैव टू गिव योर एड्रेस ओवर हियर, एंड देन you have to click last payment option. If you select cash on delivery, and then it will go to directly checkout, right. Okay, now while we are doing a e-commerce हम पढ़ रहे हैं या फिर कुछ पैसे या उसकी बात कर रहे हैं, परचेजिंग की कुछ बात कर रहे हैं. सो इट इज़ केम इन अ e-commerce. Now what do you mean by e-commerce? E-commerce refers to commercial online transaction that is done on a internet. It is the instant paperless exchange of business information with the help of electronic data exchange. Please make ये याद रखना है बेटा, EDI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ना ई कॉमर्स के आने की वजह से आप देख सकते हैं आजकल तो हमारे लोकल एरिया में भी डिलीवरीज होने लगी है. सो वो एक बड़ा ही रिवोल्यूशन लाए हैं बिज़नेस के तौर पे, कि कहीं पे भी बैठा बंदा ज़्यादातर प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है. मैं ज़्यादातर इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी नहीं आ सकती, ठीक है. और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं वो अपने प्रोडक्ट ज़्यादातर इंडिया के हर पार्ट में भेज सकते हैं. सो व्हेन यू कंसिडर ई कॉमर्स, तो उसमें 3 मॉडल आते हैं, B2B, B2C एंड C2C. नाउ व्हाट इज़ दैट? B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, इज रिफर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन अमॉन्ग द बिजनेस हाउसेस. मतलब आप समझ लो कि एक तरह का बिजनेस से बिजनेस के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है, सो दैट वुड बी कॉल अ B2B, और वो बल्क में होता है. तो एग्जांपल समझे तो कोई एक कंपनी जब कुछ चीज़ बनाती है तो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, और वो दूसरी रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी बनाती है, दैट इज़, और जो ट्रांजेक्शन होता है दैट इज़ कॉल अ B2B ट्रांजेक्शन. B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर. इट रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन अमॉन्ग बिजनेस हाउसेज एंड कंज्यूमर. जो बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाए, वो किसी दूसरे बीच में ना ही किसी के किसी मिडल मैन या डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर को रखते हैं. दे आर डिलीवरिंग देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर, ठीक है. यहाँ पे B2B की वेबसाइट का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो indiamart.com, tradidia.com, आप अगर इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहाँ पे वो लोग लिखते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए. सो दैट इज़ कॉल अ बिजनेस टू बिजनेस, राइट ना. अगर हम कंज्यूमर, हम कहलाते हैं कंज्यूमर नेवर परचेज इन दैट मच अमाउंट. हम लोग इतने अमाउंट में नहीं लेते, नंबर्स ऑफ अमाउंट में नहीं लेते, बट बिजनेस इज बाई. इन द सेम वे बिजनेस टू कंज्यूमर. तो फॉर एग्जांपल कोई टीवी की एक प्रोडक्ट है, तो वो कंपनी की अगर वेबसाइट से हम खरीद रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ B2C, राइट. ओके, बिजनेस टू कंज्यूमर, वो डायरेक्टली हमें सेल कर रहा है. एक एग्जांपल है शाओमी टीवी की वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन भी है, सॉरी मोबाइल एप्लीकेशन भी है. यू कैन परचेज फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो वो B2C मॉडल फॉलो करता है. यू कैन ऑल्सो फाइंड इट अ फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन एज वेल. नेक्स्ट इज C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. यहाँ पे कंज्यूमर या कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ई कॉमर्स करने में. तो उसका एग्जांपल आप अगर कंज्यूमर टू कंज्यूमर आप देखोगे तो उसके लिए आप ले सकते हैं OLX का,
कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट या कोई प्रोड्यूसर नहीं आता, वहाँ पे कौन आता है, कंज्यूमर आता है। कि डायरेक्टली अगर मेरी कोई प्रोडक्ट है मुझे बेचनी है, दूसरे वाले को लेनी है, सो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। दूसरे आते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सेकंड G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीज़न। C2G, सिटीज़न टू गवर्नमेंट। तो बहुत सारी वेबसाइट्स या फॉर्म्स हैं कॉमर्स के, ठीक है। सर्विसेज भी हो सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसेस ही होंगे, राइट, ओके। सो ई कॉमर्स के कुछ कस्टमर मस्ट प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, आपको कॉन्फिडेंशली रखना चाहिए। अलोइंग ओनली द ऑथोराइज पर्सन हु कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। कस्टमर की आइडेंटिटी, हमारा सारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें उनके पास चली जाती हैं। सो वो सारी वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं होती। डिलीवरेंस, ensuring that the corresponding duty reach to proper destination in transaction and acknowledgement should be gathered from the destination end। कि भाई आप जब कुछ परचेज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ोन आपको दिखाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँची है, ठीक है ना। तो वो डिलीवरेंस प्रोवाइड करते हैं। आपकी प्रोडक्ट जब आपके पास पहुँच जाती है तो उसके बाद भी मैसेज आता है दैट योर प्रोडक्ट हैज़ बीन शिप्ड और योर प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड। Next is integrity, ensuring that the data which is originally sent by sender remain the same when it reach to reception to, and the data is kept confidentially। यहाँ पे डेटा की बात की जा रही है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाए तो बीच में उसने उस डेटा को किसी ने इंटरप्ट नहीं किया हो, चेंज ना किया हो, सो ये भी एक इंटेग्रिटी बन जाती है सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। Firewall like Mott must be installed on a server or workstation. It protects system from the unauthorized access and ensure that required for transaction including system from authorized workstation। तो फायरवॉल एक तरह का प्रोटेक्शन होता है जो आपको अनऑथोराइज एक्सेस से और वायरसेस से आपको प्रोटेक्ट करे। पासवर्ड आप सबको पता है, 8 डिजिट पासवर्ड, 8 से ज़्यादा, 1 कैपिटल 1 स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, इसके कॉम्बिनेशन से हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज SSL, ये फुल फॉर्म याद रखना है, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL प्रोटोकॉल दैट इनक्रिप्ट डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर व्हेन इंफॉर्मेशन इज SSL ऑन। तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको और ज़्यादा सिक्योर कर देगा। आजकल गूगल क्रोम और एज में एक बहुत सारी वेबसाइट के आगे योर वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर ऐसे करके मैसेज आता है बिकॉज ऑफ दिस SSL सर्टिफिकेट। कि जिनके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है उनको वो लोग ये बोलते हैं कि योर वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर। गूगल ने डिक्लेयर किया था कि भाई 2020 कुछ मंथ था, उसके बाद अगर जिसके पास भी SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा वी विल नॉट कंसिडर दैट वेबसाइट एज अ सिक्योर। उसको हम वहाँ पे एक पॉपअप मैसेज डालेंगे दैट दिस वेबसाइट माइट बी नॉट सिक्योर, जो आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट पे ऐसा आता है। नेक्स्ट इज थ्रेट मॉडल। थ्रेट मॉडल का मतलब क्या है, इन सर्वर देयर कैन बी मैनी डोर्स टू बी इंडोर्ड बाय हैकर, तो वो थोड़ा उसको देखना चाहिए। ऑडिटिंग, देयर शुड बी सर्टन integrate to check website involved in a e-commerce organization which does commercial transaction on internet should be service for external auditor to check verify authenticity of website। बहुत सारी वेबसाइट का ऑडिट भी होता है कि भाई ये लोग एक्सटर्नल ऑडिट, कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, राइट। एंड डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल ये याद रखना है बेटा, डिजिटल सिग्नेचर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। Digital signature can be used to authenticate the generic use or to verify the integrity। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी विच एम्प्लॉयज द algorithm that use two different key, one for creating digital signature or that transform data into unintelligible from while data is transferred पब्लिक की, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योर पासवर्ड, कैसे सिक्योर पासवर्ड रखना है,
हम सबको पता है। OTP आता है तो शेयर नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वो ऑलरेडी हमने बात की है कि 8 कैरेक्टर आने चाहिए, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए 8, then one capital, one small, special symbol and numbers. Combination of that you can create. Tip to keep password secure, password should be changed regularly, at least once in a month. पर ऐसा करना चाहिए जो आपको याद रहे. Immediately change the password if there is even slightly suspicions. आपको कहीं पे भी सस्पेंस लगे तो you have to change your password. Never use the same password for different website. कभी भी कोई भी पासवर्ड ऐसा नहीं, सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए अलग अलग वेबसाइट के लिए. नेवर टेल पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड देना नहीं चाहिए. नेवर राइट पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, राइट. सो ये दिस इज़ कॉल्ड सिक्योर पासवर्ड. इस सेशन में इतना ही. लेट्स सी नेक्स्ट सेशन. Okay, next is web security and workplace safety. वी नो दैट आजकल दुनिया इंटरनेट के ऊपर जी रही है. सो इट रिक्वायर सच अ इंटरनेट, मतलब सिक्योरिटी. इट रिक्वायर हैप्टी सिक्योरिटी. वाई वी रिक्वायर सिक्योरिटी? आप सबको पता है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. सो इट रिक्वायर सच अ सर्टन टाइप ऑफ अ security for that. So what kind of a threat we have? Very first we need to understand that कि भाई अगर हम इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो क्या क्या थ्रेट्स होते हैं. थ्रेट्स का मतलब होता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है हमें हार्म करने की. सो साइबर थ्रेट इज़ अ पॉसिबिलिटी टू malicious attempt or offensive action to steal, damage or disturb our data. So there will be a different way, different technology. यहाँ पे एक इमेज के तौर पे आपको दिखाया है दैट इट माइट बी अ वायरस, इट माइट बी बूट सेक्टर वायरस, इट माइट बी वॉर्म, स्पाईवेयर, स्पाम, ट्रोजन. ये सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग 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 चीज़ें हैं, ठीक है. तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अवॉइड एक्सप्लोरिंग एरर डायलॉग्स ऑन इंटरनेट, मतलब जो आप जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते वहाँ पे जाइए मत. अवॉइड यूजिंग फ्री डील ऑफर्स ऑन इंटरनेट, जो चीज़ें फ्री में मिल रही हो उसको हो सके इतना अवॉइड करो. बी श्योर दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिज़ायर प्रोग्राम बिफोर इंस्टॉलिंग. आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, राइट. ओके. सो ये एक तरीका है जिससे, ये सारे तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं. नाउ लेट्स सी अ स्पैम. व्हाट डू यू मीन बाय स्पैम? Spam refer to unwanted and unsolicited message which is received in your inbox of the person's email account or a news group. आपने देखा होगा मेल में एक स्पाम करके बॉक्स आता है. नॉर्मली स्पाम जो है वो स्पैमर के थ्रू भेजा जाता है और ये आइडेंटिफाई होता है हमारी ईमेल क्लाइंट से. जैसे जीमेल, अगर हमारा ईमेल क्लाइंट है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये स्पाम है, राइट. तो नेक्स्ट इज़ स्पाम. नेक्स्ट इज़ वायरसेस. तो कुछ वायरसेस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके इन्फेक्शन के, मतलब हमारी सिस्टम उनसे इन्फेक्टेड है. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट? सो वेरी फर्स्ट इज़ स्लो डाउन. हमारे कंप्यूटर हमारा पीसी स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, पॉपअप्स आने लगेंगे, क्रैश होने लगेगा. क्रैश का मतलब होता है कोई एप्लीकेशन चल रही है उसमें सडनली वो क्लोज हो जाएगी. देन रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस, आपकी स्टोरेज स्पेस लो दिखाने लगेगी. देन लॉस ऑफ फाइल, बहुत सारी फाइल आपकी लॉस्ट हो जाएगी. यूजुअल एक्टिविटी ऑफ मैसेजिंग एंड प्रोग्राम. अनयूजुअल एक्टिविटी मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो खुल जाती है और अपने आप ही चला जाता है. अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी, बहुत सारे नेटवर्क एक्टिविटी खुल जाती है. बहुत बार नोटिस करोगे कि मोबाइल पे भी होता है कि इंटरनेट चालू रहता है तो बहुत सारी पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस रहती है, तो वो अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी में काउंट होता है. नाउ नेक्स्ट इज़ DOS या फिर डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक. ये क्या है?
दिस अटैक एम टू at shutting down a network or services and causing it to be inaccessible to its intended user. ये पूरी सर्विसेज या नेटवर्क को ही डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है. द अटैक अकम्प्लिश दिस मिशन बाय फ्लडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक और मोर रिक्वेस्ट देन दे कैन हैंडल और फ्लडिंग. मतलब एक सर्वर है, आप एग्जांपल से तौर पे समझोगे, एक सर्वर है जो 100 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, पर उसको 10,000 रिक्वेस्ट मिल जाए तो वो क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड अ डैनियल सर्विसेज और DOS अटैक. नेक्स्ट इज मैन इन द मिडल अटैक. ये क्या है, MITM अटैक इज ऑल्सो नोन एज अ eavesdropping अटैक. इट अकर व्हेन अटैक, जब दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एक यूज़र है और एक वेब एप्लीकेशन है, उनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, पर एक मिडल मैन आ जाता है और वो पूरा डेटा को एक्सेस करता है, तब ये अटैक काउंट होता है. मतलब कि ये बीच में ज़बरदस्ती घुस आता है कुछ टेक्निक से, एंड देन इट विल व्हाट यू कैन से स्टील योर इंफॉर्मेशन और सेंड योर wrong information. So that is called a MITM. Next is spoofing. Spoofing is the act of disguising communication from unknown source or as obeying to unknown and trusted source. Spoofing can be applied email, phone call, मतलब unknown person के द्वारा आपको भेजा जाता है, ठीक है. So that is called a spoofing. स्पूफिंग में दो तरीके के चीज़ें होती है. ईमेल स्पूफिंग कि वो अनवांटेड मेल्स आते रहते हैं ऑफर्स के और ये सारे चीज़ें, ठीक है. ईमेल स्पूफिंग अकर्स व्हेन अटैकर यूज ईमेल मैसेज टू ट्रिक रिसेप्शन इनटू दैट एंड केम टू नो एंड ट्रस्ट सोर्स. इन द सेम वे चैट में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं. आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट के ऑफ़र, अमेज़ोन के ऑफ़र ऐसे, और वो क्या करते हैं, वहाँ वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं. नेक्स्ट इज फिशिंग. फिशिंग अटैक आर द सोशल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन दैट अपीयर टू कम एंड ऑथेंटिक सोर्स. जो हमने अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन की बात की, वही सेम चीज़ ही यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि वही सेम वेबसाइट या उसका ही ऑफ़र है, बट इट एक्चुअली अ डिफरेंट पर्सन और अ रॉन्ग पर्सन और मेलिशियस पर्सन, राइट. तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाती है. दिस इज़ कॉल्ड अ फिशिंग. तो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं फिशिंग को? स्पेलिंग और अनयूजुअल ग्रामर. आप ऐसे कभी देखोगे फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन की वेबसाइट की लिंक, तो आप पाओगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बहुत लंबा लंबा कुछ क्या बोलोगे, URL है या वेब एड्रेस है, राइट, ओके. पर उसका जो लुक है वो सिमिलर है. इन द सेम वे ईमेल लिंक्स भी कुछ रॉन्ग होंगी, राइट, ओके. सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई. एक्नॉलेजमेंट, आप एक्नॉलेज कर सकते हैं कि भाई ये जनरल व्हाट यू कैन से ऑथेंटिक पर्सन नहीं है. डिफरेंस बिटवीन स्पूफिंग एंड फिशिंग. स्पूफिंग में हैकर ट्राई करता है स्टील योर आइडेंटिटी एंड एक्ट एज एन अनदर इंडिविजुअल. हैकर में हैकर ट्राई टू स्टील योर सर्विसेज. स्पूफिंग डजंट रिक्वायर फ्रॉड, जबकि फिशिंग में ऑपरेटेड फ्रॉड मैनर्स में करते हैं. स्पूफिंग कैन बी पार्ट ऑफ फिशिंग, फिशिंग कांट बी पार्ट ऑफ स्पूफिंग. तो ये सारे डिफरेंसेस हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वेब सिक्योरिटी. Identity protection. What you can say about that? Student, would you like to reveal your personal information to a person who can make fun of your personality? तो आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसको आप अननोन पर्सन के सामने रखोगे नहीं. प्रोटेक्ट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. यू कांट शेयर और यू आर नॉट एबल, आपको शेयर नहीं करना चाहिए आपके यूजर नेम और पासवर्ड किसी के साथ भी, राइट, ओके. इन द सेम वे डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं शेयर करनी चाहिए. सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. ड्यूरिंग सर्टन ट्रांजेक्शन सम सच इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट स्टोर करती है.
आजकल एक नई चीज़ आई है कि वेबसाइट पूछती है कि क्या आपको स्टोर करवानी है। पहले ये नहीं था, वेबसाइट खुद से ही स्टोर कर लेती थी। बट अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक उनको एडवाइजरी जारी की है कि आप कस्टमर को पूछो वेदर यू वांट टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन और नॉट। तो वो हर ई कॉमर्स जायंट पूछता है डू यू वांट टू सेव योर कार्ड डिटेल। अगर आप यस करोगे तो वो सेव करेगा। सो इन द सेम वे कि आप आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग द पब्लिक वाईफाई। तो पब्लिक वाईफाई में अटैक होना ज़्यादा चांसेस है। सो अनसिक्योर और पब्लिक वाईफाई को कभी नेटवर्क से जोड़ना नहीं चाहिए। अगर जोड़ रहे हो तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। डोंट एक्सेप्ट अननोन इनविटेशन, ये भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ आपको फ्री में मिल रहा है कुछ अच्छी फ़ोटो के साथ कुछ इनविटेशंस आ रहे हैं, सो डोंट एक्सेप्ट इट। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। आपके पास अच्छा एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नाउ डेज विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 हैज़ अ इनबिल्ट एंटीवायरस एज वेल एज द स्पाईवेयर एज वेल एज द फायरवॉल एज वेल। आपकी जो भी ब्राउजिंग कुकी है वो भी रिसेंट फ्रिक्वेंटली आपको क्या करनी चाहिए, क्लीन करनी चाहिए। कुकीज़ क्या होती है, नॉर्मली इट स्टोर योर इन्फॉर्मेशन, लिटिल स्मॉल इन्फॉर्मेशन इट गोइंग टू स्टोर, राइट, ओके। तो उसको भी क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। इंस्टॉल फायरवॉल, फायरवॉल के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर अननोन सोर्स, दैट इज़ ऑल्सो वी हैड डिस्कस। डेटा स्टोर इन अ वेब ब्राउज़र, जैसे ये हमने बताया कि कुकीज़ आपके डेटा को स्टोर करती है, कैच में स्टोर होते हैं, हिस्ट्री में स्टोर होते हैं। पासवर्ड पब्लिक, जब आप कोई अननोन पर्सन का कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हो, पब्लिक कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हो, स्कूल कॉलेज किसी भी, तो वहाँ पे वो नॉर्मली आप जब वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वो पूछता है कि वेदर यू वांट टू सेव योर पासवर्ड और नॉट। तो वहाँ पे अवॉइड कीपिंग, कीप सेविंग दोज पासवर्ड एट ऑल प्लेसेस। आपके पासवर्ड क्या होने चाहिए, ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज जो अभी रिसेंटली जीमेल ने स्टार्ट किया है, यूज़ टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कि आप जब कभी भी ब्राउज़र में जीमेल ओपन करते हैं, सो इट विल सेंड यू वन लिंक टूवर्ड्स योर मोबाइल, और वहाँ पे इंटरनेट चाहिए कि वो आप ऑथोराइज करोगे कि हाँ आपने ही किया है। अदरवाइज आप वहाँ से डिनाइन करोगे, योर जीमेल विल नॉट ओपन ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस, सेफ्टी एट अ वर्क प्लेस। देखो ये भी बड़ा ज़रूरी, हेल्थ कैसा रहना चाहिए, सेफ्टी कैसी रहनी चाहिए, राइट ना, ओके। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड दैट इज मेड इन अ गवर्नमेंट। ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीड्योर रिलेट टू सेफ्टी मेजर्स। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में भी लगी हुई है, फायर इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, फायर के रिलेटेड है, फर्स्ट एड है, एवरीथिंग, राइट। So let's see that one by one. Very first is fire. Almost in every type of workplace, application of energy of heat or a fire is used to day operations on a production. So क्या क्या चीज़ें हैं, एमिशन ऑफ स्पार्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वायर कनेक्शन, फ्लेम ऑफ गैस ओवर ओवंस, लाइटर, वेल्डिंग, टॉर्च, ये सारी चीज़ें कई कई बार आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत सारी वर्क प्लेस में अलाउ नहीं की जाती। स्पार्क फ्रॉम वुड और मेटल शो, अदर टाइप ऑफ सिमिलर इक्विपमेंट, यहाँ से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है, केमिकल इग्निशन से हो सकता है। तो क्या क्या मेजरमेंट है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। आप सबको पता है हमारी स्कूल में भी अवेयरनेस ट्रेनिंग हुई थी फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग, राइट ना, सेफ्टी के रिगार्डिंग एंड ऑल दैट। फायर ड्रिल करनी चाहिए, मॉक ड्रिल होनी चाहिए कि कैसा है फायर अगर होती है तो आपको रेगुलर इंटरवल पे वर्कर को उसको कैसे हैंडल किया जाता है, दैट यू हैव टू मॉक ड्रिल। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, स्मोक अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सुपरेशन सिस्टम, और फायर एस्केप प्लान होना चाहिए। यस, यू पीपल हैव नोटिस दैट हमारे स्कूल में असेंबली पॉइंट बने हुए हैं,
जहाँ पे ये फायर एस्केप प्लान है, मतलब कि आपको यहाँ से निकलना है। आपने देखा होगा फायर एग्जिट के बोर्ड्स लगे हुए हैं। रिस्ट्रिक्टेड स्मोकिंग, ये हमारी स्कूल में तो लागू नहीं होता, बट यू कैन सी दैट इन अ मैनी वेज। जैसे थिएटर में कभी जाते हैं तो वहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से एक एरिया बना होता है। In the same way, next is fall and sleep. Fall and sleep are unusual incident that happen suddenly anywhere at your home or somewhere, right? Okay. So some common possibilities factor that lead to fall and sleep: collisions with cord, rope, wire, uneven cracks, slides, कुछ भी आपके पैर में कुछ लगने से भी हो सकता है। Improper floor maintenance, wet और slippery floor, हमारे यहाँ पे तो स्कूल में सब स्लीप करते हैं, यू पीपल नो दैट, ठीक है ना। स्लिपरी फ्लोर है। पुअर विजिबिलिटी से भी आप गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। लैक ऑफ स्लिप रेजिस्टेंट और फ्रिक्शंस ऑन वॉकिंग सरफेस, अगर आपके जूते या फिर कुछ सरफेस आपका स्लिपरी है। अनक्लीननेस और स्पिल, कुछ गिरा हुआ है, देन ऑल्सो यू कैन बी स्लिप। So what are the safety measures to avoid fall and slip? Floor must be clean and dry. Oil spills or dust must be immediately cleaned. Caution board should be displayed. Anti-skid tire should be used. Hanging support and attack while the attached while working at a height. Right. So these are the normal measurement. Next is electronic shock and its effect. So normally some common electronic based risk causing factors are damage extension cord, damage electronic appliances, block electronic panels and hurt, overload circuits, loose connections. तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जो पुराने और बहुत पुअर कंडीशन वाले वायरिंग हो सकते हैं। सो अगर कुछ इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट होता है, what kind of a measurement you can take? तो user should inspect cord and plug connected in equipment, extension cord, electronical fitting etc for damage before use. आपको बार बार थोड़े थोड़े टाइम पे उसको चेक करना चाहिए। warm and damaged plug should be discarded or repaired. Switch off the lights and electrical connection whenever the office or work hours are over. Nails and staples should not be used in wire or cord. Extension cord or equipment that is rated for level or amperage or wattage should be used for the respective device. सारी जगह पे extension cord use नहीं कर सकते. Always use the reception boxes and ladder made with non-convict material. अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ये सारे हैं हीट इमर्जिंग, लाइटिंग कंडक्टर, सर्किट्स, एलिमेंट ऑक्यूपेशन, ऑल दैट थिंग्स आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट के कैसे अवॉइड किया जा सकता है। इन दैट फर्स्ट एड, नाउ फर्स्ट एड, द फोरमोस्ट सपोर्ट दैट वी शुड प्रोवाइड इन केस ऑफ इंजरीज एंड इलनेस रिलेटेड टू फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो आप कहीं पे भी उसको डॉक्टर मिलने से पहले आप उसको दे सकते हैं। सो व्हाट आर द फैसिलिटी प्रोवाइड to save life, prevent illness or injury from becoming worse, relieve pain, bringing the unconscious back to senses. It should be common practice in workplace. Assure the injured keep calm and not in panic. Keep the injuries warm and he or she is under shock. Do not move injuries in case of back and neck injuries. Now what are the first aid kit? तो क्या क्या होना चाहिए? Monitor the uses of kit. Inspect first aid box regular interval and schedule the maintenance. Replace the item of the kit and expired. Ensure that the sanitary product remains sealed. Keep the detail of person who first aid treatment was given. Design a kit. ये बेटा थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शायद आ सकते हैं फर्स्ट एड के रिलेटेड। क्या क्या होना चाहिए? हम सबको पता है क्या क्या अंदर 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 होना चाहिए। एक अच्छा सा बड़ा कंटेनर होना चाहिए, अ हैवी ड्यूटी क्रिप ब्रेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, लार्ज क्लीन शीटिंग, थर्मल ब्लैंकेट, स्टिंग रिलीफ क्रीम, विसल,
टॉर्च और फ्लैश लाइट, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है या होनी चाहिए। हाइड्रोजेल, देन क्लीन polythene sheet, 7.5 centimeter cotton confining bandage. Now next is case study है यहाँ पे, we are not going into that case study. Okay, now next is we have to go in a hazard. Now hazard is anything that has a potential to cause physical or mental harm. Structural hazard, electrical hazard, mechanical related hazard, biological hazard. Hazard is anything that has a potential to cause physical and mental harm. Okay, so let's see structure hazard, working or repairing in a large building or other pointing structures. ठीक है, इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड मतलब पुरानी चीज़ें जो पड़ी हुई है वो, मैकेनिकल हैज़ार्ड इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो पड़ी हुई है, मैकेनिकल रिलेटेड हैज़ार्ड वर्किंग विथ अ अनगार्डेड एंड मूविंग मशीनरी पार्ट कैन बी कॉज एक्सीडेंट एंड कॉज इंजरीज। तो वो वहाँ पे हैज़ार्ड हो गया कि ऐसी मशीन पे काम कर रहे हैं जो ठीक से चल नहीं रही है, वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है, राइट। ओके, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल मतलब फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हो, आपको वहाँ पे इलनेस के चांसेस हो। फिजिकल हैज़ार्ड, रेडिएशन, एक्सप्लोरेशन टू सनलाइट, टेम्परेचर एक्सट्रीम, नॉइस पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी फिजिकल हैज़ार्ड में आती है। केमिकल हैज़ार्ड तो क्लीनिंग प्रोडक्ट, पेंट, एसिड, सॉल्वेंट, ग्लासेस लाइक अल्कलाइन, ये सारी चीज़ें केमिकल हैज़ार्ड्स में आती है। एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड, इट इज़ trained sitting on a chairs and working on a computer for long hours, inevitable, but user face physical problem because of incorrect posture. बहुत बार बैठने के तरीके के बारे में भी बात हुई है, राइट ना। सो वो एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स हैं, तो कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, कीप इजीली एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, आपका कंप्यूटर की कैसे होने चाहिए, आपकी प्रॉपर हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी। सो आपकी हेल्थ, और वी ऑल नो अबाउट आवर हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, पॉइंट्स है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, फिजिकल एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, शुड कीप एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कंसिडरिंग एंड मेडिटेशन होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी बना सकती है। सेफ्टी, बीइंग अ सेफ इज़ अ फॉरमोस्ट थिंग ऑफ एनीबडी इन लाइफ। सो ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्टेप्स के बारे में समझा है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर, कम्युनिटीज़, एनवायरनमेंट, फ्यूचर जनरेशंस हैव कॉमन एलिमेंट इंक्लूड द पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन के बारे में सेफ्टी के, इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज़, ऑक्यूपेशन सेफ्टीज़ एंड सो नॉट वॉट, मतलब बहुत सारे हैं, राइट। ओके, तो हम सेफ्टी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। सो बस इतने तक हम, ये चैप्टर है, ठीक है। ऑल राइट, सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास।